हम गवाह के लिए तैयार हैं। शहादत सबसे खूबसूरत और सबसे मीठी चीज है जो अगर इंसान को नसीब हो जाए। शहादत सरदार सुलेमानी को यादों से मत मिटाओ। शहादत सरदार सुलेमानी को हमेशा के लिए जिंदा रखा। शहादत इमाम हुसैन को खत्म मत करो। शहादत इमाम हुसैन और उनके खून को हर पीढ़ी में जिंदा रखा। ईरान के राष्ट्रपति ने कहा है कि सर्वोच्च नेता पर कोई भी हमला पूरी जंग माना जाएगा। और इसी समय ईरानी संसद अध्यक्ष ने वही बात मानी जो शासन कभी जोर से नहीं कहता। जिंदा रहने का तरीका है बड़ी जंग शुरू करना। लेकिन जब शासन दुनिया को धमका रहा था, रविवार रात कुछ हुआ जो उनकी असली हताशा दिखाता है। ईरानियों ने टीवी चालू किए। इंटरनेट 12 दिन से ज्यादा बंद था। शासन को लगा कि उसने सबको चुप करा दिया है, कि उसके पास पूरा नियंत्रण है। लेकिन फिर उन्होंने यह देखा, हैकर्स ने ईरान के सरकारी टेलीविजन में सेंध लगा दी। सिर्फ एक चैनल नहीं बल्कि कई अलग अलग चैनलों में। और जब लोग चैनल बदलने की कोशिश कर रहे थे तो हर जगह वही संदेश था, इस्लामी शासन ढह रहा है, ईरान जिंदाबाद, तानाशाह मुर्दाबाद। फिर कुछ अप्रत्याशित हुआ। रेजा पहलवी की फोटो आई जो पुराने शाह के बेटे हैं। उन्होंने सशस्त्र बलों से कहा, पीछे हटो, लोगों पर गोली मत चलाओ, शासन के खिलाफ लड़ो। अब जरा सोचिए, इंटरनेट बंद थी, पूरी निगरानी चल रही थी, फिर भी उन्होंने कर दिखाया। लेकिन कैसे? उन्होंने ये इतना अच्छा कैसे कर लिया? जो आगे दिखाएंगे वो आपको चौंका देगा। ये है कोई अलग घटना नहीं, बल्कि किसी बड़े का हिस्सा था। और इन पूरी तरह से युद्ध की धमकियों का असली मतलब समझने के लिए आपको देखना होगा कि अभी ईरान के अंदर क्या हो रहा है। हम आपको सारी जानकारी विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले चलिए इस धमकी के बारे में बात करते हैं। असल में शासन क्या प्रस्तावित कर रहा है। ईरानी संसद के अध्यक्ष ने बहुत स्पष्ट और विस्तार से बात की, और जब आप उनकी बातें सुनते हैं तो आपको कुछ महसूस होता है। उन्होंने कहा, हम जानते हैं कि हम एक युद्ध में हैं जिसमें हमें सत्ता से हटाना लक्ष्य है, और जीत का तरीका है अपनी धमकियों को सच करना। वे धमकियां जो पिछले जून में इजराइल और ईरान के बीच 12 दिन के युद्ध के दौरान तैयार थीं, लेकिन उन्हें अमल में नहीं लाया गया। मैं इसे आपके लिए अनुवाद कर देता हूं। वे कह रहे हैं कि हम पर्शियन गल्फ, सऊदी अरब, यूएई और कतर के तेल क्षेत्रों पर हमला और बमबारी करेंगे। हम रिफाइनरियों, निर्यात बंदरगाहों पर हमला करेंगे, उन संयंत्रों पर भी जो समुद्री पानी को पीने योग्य पानी में बदलते हैं और इन शहरों को जीवित रखते हैं। यह जल्दी खत्म नहीं होगा, महीनों तक मिसाइलों और हमलों के साथ चलेगा, जब तक तेल की कीमतें और वैश्विक अर्थव्यवस्था संकट में न आ जाएं। और वे इसे जीतने की रणनीति के तौर पर पेश कर रहे हैं। सैन्य विश्लेषक कुछ और देख रहे हैं, क्योंकि जब कोई सरकार कहती है कि जीवित रहने का एकमात्र तरीका युद्ध है, तो वे ताकत नहीं दिखा रहे होते, वे अपनी हताशा दिखा रहे होते हैं। मेरे साथ सोचो, शासन ने स्वीकार किया है कि उसने जनता का समर्थन खो दिया और आंतरिक युद्ध झेल रहा है। वे पूरी दुनिया को ब्लैकमेल करते हैं, कहते हैं कि अगर आप हमें गिरा देंगे तो सबको साथ ले डूबेंगे। हम पर्शियन गल्फ को उड़ा देंगे, तेल की कीमत $200 प्रति बैरल कर देंगे, वैश्विक मंदी ला देंगे। यह कोई धमकी नहीं है, यह एक स्वीकारोक्ति है, और कुछ लोग इससे बिल्कुल डरे हुए हैं। गल्फ के देश, मैं सऊदी अरब, अमीरात, कतर की बात कर रहा हूँ, वे ईरानी शासन का अंत चाहते हैं। वे दशकों से यह चाहते हैं, लेकिन अब वे डरे हुए हैं, क्योंकि एक हताश शासन, एक ऐसा शासन जिसे अपने गले में फंदा महसूस हो रहा है, सच में ऐसा कर सकता है। वह आपके तेल क्षेत्रों, आपके शहरों पर सैकड़ों मिसाइलें दाग सकता है एक आखिरी बदले की कार्रवाई में। खाड़ी के नेता वॉशिंगटन में बेतहाशा फ़ोन कर रहे हैं। वे अमेरिका से आग्रह कर रहे हैं कि ईरान को पूरी तरह पतन की ओर न धकेलें, क्योंकि वे जानते हैं कि उनकी तेल रिफाइनरियां, उनकी जल संयंत्र,
उनके शहर खतरे में हैं और पहले से ही इसके गंभीर होने के संकेत मिल रहे हैं। हाल ही में अमेरिकी अधिकारी कतर के अल उदैद एयरबेस से निकलना शुरू कर चुके हैं। इसकी वजह सीधी ईरानी धमकियां हैं जो इन देशों की असुरक्षा दिखाती हैं। इजराइल भी ईरान से खतरा देखता है। अगर ईरान गलती करता है, लेकिन इजराइल की प्रतिक्रिया अलग है। बेंजामिन नेतन्याहू ने इजरायली संसद में कहा, अगर ईरान हमला करता है तो हम ऐसी ताकत से जवाब देंगे जो उन्होंने कभी नहीं देखी। लेकिन अगर हम आगे बढ़ें तो कुछ और है। ईरान का भविष्य अनिश्चित है, लेकिन एक बात तय है कि ईरान अब पहले जैसा नहीं रहेगा। और अमेरिका की बात करें तो ठीक है, ट्रंप ने बदलाव का संकेत देते हुए इंटरव्यू में कहा, ईरान में नए नेतृत्व का समय आ गया है। यह पूरी तरह बदलाव है जो संयमित नीति से हटकर अब शासन परिवर्तन का समर्थन करती है। लेकिन जबकि शासन बाहरी दुनिया को ये बड़ी बड़ी धमकियां दे रहा है, सच्चाई यह है कि अंदरूनी तौर पर वे अपना नियंत्रण खो रहे हैं। क्या आपको वह हैक याद है जो हमने शुरुआत में रविवार के दिन सरकारी टीवी पर होने की बात की थी? चलिए उसी पर वापस चलते हैं। आखिर जब इंटरनेट पूरी तरह से बंद था तो कई टीवी चैनलों को हैक करना कैसे मुमकिन हुआ? इस सवाल का जवाब एक नाम में छुपा है, स्टारलिंक, एलन मस्क की सैटेलाइट इंटरनेट सेवा। मैं उन छोटे सैटेलाइट टर्मिनलों की बात कर रहा हूं जो ईरान में तस्करी से लाए गए और सरकार के इंटरनेट नियंत्रण को दरकिनार कर देते हैं। ये केबल्स या टावरों पर निर्भर नहीं, सिर्फ आसमान दिखना चाहिए और इन्हीं टर्मिनलों से काम चलता है। प्रतिरोध ने न सिर्फ सरकारी टीवी को हैक किया, वे वीडियो लीक कर रहे हैं, नरसंहार के वीडियो दुनिया के बाहर भेज रहे हैं। शासन ने जो सोचा था कि एक परफेक्ट डिजिटल दीवार है, वही उन्होंने बनाई थी। 12 दिन ब्लैकआउट, 80 मिलियन लोग बिना इंटरनेट और संचार। लेकिन टेक्नोलॉजी ने एक रास्ता निकाल लिया और इसका बहुत बड़ा असर है। क्योंकि शासन कहानी नियंत्रित करने, डिजिटल नरसंहार छुपाने और 16,000 लोगों की सच्चाई दुनिया से छुपाने पर निर्भर था। अब सच्चाई बाहर आ रही है, दुनिया देख रही है और इससे अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ रहा है। देश के बाहर रहने वाले ईरानी देख रहे हैं कि क्या हुआ और वे संगठित हो रहे हैं। दीवार गिर गई है। एक और बात है जो शासन की हताशा दिखाती है। सरकार परिवारों से शव लौटाने के पैसे वसूल रही है। बेटे का शव चाहिए तो पैसे देने होंगे, और जब वे आखिरकार शव वापस पा लेते हैं तो उन्हें एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया जाता है। अनुबंध में लिखा होता है, कोई सार्वजनिक अंतिम संस्कार नहीं, बाहर के लोग नहीं, सिर्फ निजी, शांत और गुप्त दफन। और क्या आप जानना चाहते हैं कि शासन अंतिम संस्कार से इतना डरा हुआ क्यों है? क्योंकि ईरान में अंतिम संस्कार में असली राजनीतिक ताकत होती है। मृत्यु के 40 दिन बाद एक परंपरा होती है जिसे अरबाइन कहते हैं, जिसमें परिवार और समुदाय एक साथ शोक मनाने के लिए इकट्ठा होते हैं। यह एक पवित्र रस्म है जिसे सदियों से सम्मानित किया गया है। और जब आपके पास 16,000 से 20,000 मृतक होते हैं तो आप जानते हैं इसका क्या मतलब है। आने वाले हफ्तों में पूरे ईरान में हजारों की संख्या में अरबाइन आयोजित होंगे। और शासन को याद है कि 1970-1900 में क्या हुआ था। 3089 जब अंतिम संस्कार विरोध में बदले, विरोध से मौतें बढ़ीं और मौतों से और अंतिम संस्कार हुए। एक ऐसा चक्र जो खुद को पोषित करता था, उसने चाय गिरा दी। वे इस चक्र को शुरू होने से पहले ही तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप सभी परिवारों से जबरन वसूली नहीं कर सकते। आप सभी अरबाइनों को दबा नहीं सकते। आप 16,000 लोगों को गुप्त रूप से दफना नहीं सकते। सच्चाई यह है कि चक्र शुरू हो चुका है और इसके पीछे एक आदमी है जिसे आपको जानना चाहिए। अली लारिहानी। वह राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोच्च परिषद के सचिव हैं और वही वास्तुकार हैं, वही योजनाकार हैं, वही आदमी हैं जिन्होंने 8 और 9 जनवरी के नरसंहार की योजना बनाई थी। लारिहानी ने इतिहास में पढ़ाई की, खासतौर पर 1989 के तियानानमेन चौक का अध्ययन किया
उन्होंने यह विश्लेषण किया कि कैसे चीनी सरकार ने विरोध प्रदर्शनों को कुचल दिया, सैकड़ों या हजारों लोगों को मार डाला और जनता को डराकर चुप करा दिया। और फिर कई साल बाद उन्होंने अर्थव्यवस्था को खोल दिया और चीन सत्ता में बना रहा। यह लारीहानी की योजना है कि ईरान में नरसंहार किया जाए, डराया जाए, इंतजार किया जाए और फिर अर्थव्यवस्था को इतना उदार बनाया जाए कि लोग चीनी शैली की रीसेट को भूल जाएं। लारीहानी मानते हैं कि इस्लामी शासन ईरान के लिए सबसे अच्छा है और देश चलाने का यही सबसे अच्छा तरीका है। इसमें इतनी अजीब विडंबना है कि यह कल्पना जैसी लगती है। उनकी बेटी अमेरिका में वीजा के साथ रहती है। सोचिए, वह आदमी जिसने हजारों ईरानियों के नरसंहार का आदेश दिया, वह आदमी जो आधिकारिक समारोहों में जाता है और अमेरिका की मौत के नारे लगाता है, वह आदमी अपनी बेटी को उसी अमेरिका भेजता है जिससे वह नफरत करने की कसम खाता है। और यही एक पैटर्न है, ओम चिब्लेटेड है। रूसी अभिजात वर्ग भी यही करते हैं। वे सरकारी टीवी पर जाकर कहते हैं कि पश्चिम कितना बुरा है, नाटो कितना खतरनाक है। उनके बच्चे लंदन में पढ़ते, पेरिस में रहते और न्यूयॉर्क में काम करते हैं। वे प्रोपेगेंडा में खुद नहीं मानते, बस दूसरों को नियंत्रित करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। अब कार्यकर्ता मांग कर रहे हैं, अमेरिका में रह रहे ईरानी अधिकारियों के रिश्तेदारों को देश से बाहर निकालो क्योंकि यह पाखंड असहनीय है। लेकिन अब असली मुद्दे पर आते हैं। अब क्या होगा? शासन ने बड़ा दांव खेला, हजारों लोगों का नरसंहार किया, इंटरनेट बंद किया, परिवारों को ब्लैकमेल किया। अब वह क्षेत्र को ऐसी जंग में घसीटने की धमकी दे रहा है जिससे दुनिया की अर्थव्यवस्था ढह सकती है। 3 बातें तय करेंगी कि वे बचेंगे या गिरेंगे। पहली चीज है सुरक्षा बल। अब तक रिवॉल्यूशनरी गार्ड और बसीज मिलिशिया, जो विरोध प्रदर्शनों को दबाने के लिए जानी जाती हैं, वफादार बनी हुई हैं। उन्होंने दिखाया है कि वे अपने लोगों के हजारों को मारने को तैयार हैं जब तक ये मुख्य बल एकजुट हैं। शासन का सड़क पर नियंत्रण है, लेकिन दरारें दिख रही हैं। ईरानी नियमित सेना आर्टेश रिवॉल्यूशनरी गार्ड से अलग और अधिक पेशेवर है। वे कम विचारधारात्मक हैं और कुछ अधिकारी असहज महसूस कर रहे हैं। एक और समस्या पैसा है। अर्थव्यवस्था गिर रही है। अगर शासन वेतन नहीं दे सका तो रिवॉल्यूशनरी गार्ड भी सवाल उठा सकते हैं। भूखे परिवारों के सैनिक गोली चलाने से पहले 2 बार सोचते हैं। दूसरी बात, संस्कार। हत्याकांड के 40 दिन बाद, इसका मतलब है फरवरी का मध्य, जब असली अरबाइन शुरू होते हैं। पूरे देश में बड़े पैमाने पर शोक समारोह होते हैं। उसी समय अगर ये समारोह विरोध में बदल जाते हैं, अगर विरोध से और मौतें होती हैं, अगर और मौतों से और अंतिम संस्कार होते हैं, तो यह चक्र रुकना नामुमकिन हो जाता है। जितना शासन दबाता है उतना ही वह प्रतिरोध को वैध बनाता है। और तीसरी बात, वो कारक जो सब कुछ तुरंत बदल सकता है। कामेनेई सर्वोच्च नेता 86 साल के हैं। वो बुजुर्ग और कमजोर हैं। अगर संकट में उनकी मृत्यु हो गई तो सब बदल जाएगा, क्योंकि कोई उत्तराधिकारी नहीं है। अभिजात वर्ग के गुटों के बीच एक जबरदस्त सत्ता संघर्ष होगा और सत्ता संघर्ष एकता को नष्ट कर देते हैं। अभिजात वर्ग की एकता के बिना शासन ढह जाता है। तो शासन एक बंद गली में है जहां हर कदम हालात और बिगाड़ देता है। अगर वे फिर हथियार उठाते हैं तो इजराइल शायद जवाब देगा। अगर वे फिर से हथियारबंद नहीं होते तो वे अपनी रोकने की ताकत खो देते हैं। अगर वे और लोगों का नरसंहार करते हैं तो विरोध का चक्र और तेज हो जाता है। अगर वे पीछे हटते हैं तो वे घातक कमजोरी दिखाते हैं। अगर वे सच में पर्शियन गल्फ पर हमला करते हैं जैसा कि वे धमकी देते हैं, तो वे एक अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया को आमंत्रित करते हैं जो हफ्तों में उनका अंत कर सकती है। हर रास्ता पतन की ओर जाता है। पूर्ण युद्ध की धमकी ताकत नहीं दिखाती। यह एक ऐसे खिलाड़ी का आखिरी दांव है जिसे पता है कि वह हार रहा है। अब मैं आपकी राय चाहता हूं। क्या आपको लगता है कि ईरान सच में पर्शियन गल्फ पर हमला करेगा या यह सिर्फ हार चुके शासन का दिखावा है?
अपना जवाब कमेंट्स में दें। अगर इस कंटेंट ने आपको समझने में मदद की है कि क्या हो रहा है तो इसे किसी के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप इस संकट के अगले घटनाक्रम को अगले वीडियो तक फॉलो कर सकें।